हेलो बच्चों, मैं अंजनी कुमार, आपका मैथ टीचर, आप सभी का डाउटनेट बिहार बोर्ड में स्वागत करता हूं। तो बेटा कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और मन लगाकर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की, आने वाली बोर्ड एग्जाम की। तो बेटा इसी सीरीज में आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं आपको आज कराने आया हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, यानी कि 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन या प्रश्न जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए। ठीक है, तो बेटा जल्दी से सभी लोग आ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने। तो सभी बच्चा लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आप तैयार हैं? स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। चलो ठीक है, कॉपी पेन सभी लोग निकाल लेना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 है तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो बताओ भैया, जल्दी से आंसर कमेंट करो सभी बच्चा लोग। जल्दी से, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड है। 20 सेकंड में आपको जल्दी से आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए भैया, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा। दिया है 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। बताओ भाई। ठीक है, चलो इसका देखो आंसर क्या होने वाला है। देखो यहां पे आपको बेटा दिया गया है 2 sin थीटा बराबर 1, तो आपका आ जाएगा sin थीटा बराबर 1/2। तो बेटा sin थीटा 1/2 कब होता है? जब होता है ये sin 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां जो है, यहां पे बेटा थीटा का मान कितना आ गया है? 30। अब थीटा का मान 30 यहां पे रखते हैं तो हमें मिल जाएगा 3 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 का मान निकालना है। अब cot 30 का मान बेटा क्या होता है? cot 30 का मान होता है √3, और √3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 3 तिरका 9 प्लस 3 12। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा होगा 12। ठीक है, क्लियर। जिस भी बच्चे का 12 है बिल्कुल सही आंसर है, उसकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी चल रही है। तो यहां पे देखो हमने करना क्या है, 2 sin थीटा बराबर 1 था, sin थीटा बराबर 1/2। ये कब होता है? जब sin 30 होता है, यानी कि थीटा का मान आपका यहां पे आ जाता है 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री आपने यहां रखा और आंसर आपका आ गया 12। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है कि किसी भी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो आपको बताना है भैया cos A प्लस बी का क्या मान होगा। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करिए भैया कि cos A प्लस बी। बहुत ही आसान है, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलो काफी लोगों का आंसर सही है। देखो बहुत आसान सा है, एक त्रिभुज है ये एक त्रिभुज है ABC, ये ABC है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर बेटा ये 90 है तो इन दोनों जो A और B हैं, यहां पे देखो बताया गया कि कोण C 90 है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, कोण C आपको 90 दिया गया है। तो यहां पे कोण C अगर 90 है भाई, कोण C अगर 90 है तो बताओ भैया A प्लस बी क्या होगा? इन दोनों का सम भी तो 90 होगा। तो यहां से आपको मिलता है क्या, A प्लस बी बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब बता दो भाई साहब कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है। cos 90 का मान आपका होता है, cos 90 होता है 0। cos 90 क्या होता है? 0। तो यहां पे ऑप्शन ए सही है। कंफ्यूज मत हो जाना। sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। ये ध्यान रखना, सावधानी से करना। ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन बहुत आसान है तो कुछ बच्चे जो है ना यहाँ पे 1 लगाएंगे, कुछ लोग -1 भी लगा देंगे, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जो सही बंदे होते हैं वो लगाएंगे 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया कि 4 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ठीक है, अब देखो भाई, ये एक सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य की छाया जब यहाँ पड़ती है तो कुछ इस तरह से ऐसे पड़ेगी ये छाया। अब कह रहा है कि जो छाया, अब ये आपका क्या है, खंबा है, ये खंबा है और इसकी छाया जो है वो 4√3 सेंटीमीटर, खंबा है 4 मीटर का। ठीक है, 4 मीटर का। तो ये बताओ भैया, ये इससे कितने गुना ज्यादा है? √3 गुना। मैंने बताया था जब कभी भी दो भुजाओं में संबंध हो किसका,
√3 टाइम्स का संबंध हो तो हमेशा जो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा ये 60 होगा, छोटी भुजा के सामने वाला कोण ये 30 होगा। ये थी बेटा ट्रिक, ये थी ट्रिक। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण ये होगा 30 डिग्री, इसका आंसर होगा। आप त्रिकोणमिति भी यूज कर सकते हो। त्रिकोणमिति में बेटा इन दोनों का संबंध क्या है, ये मान लेते हैं थीटा है। तो त्रिकोणमिति से अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। ये हम अगर मान लेते हैं ABC, तो tan थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा, AB बटा BC, ठीक है। तो यहाँ से हमें tan थीटा बराबर बेटा क्या मिल जाएगा, 4/4√3। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। tan थीटा बराबर मिल जाएगा हमें 1/√3, और 1/√3 tan थीटा में होता है tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण, भाई छाया कब बनती है, जब सूर्य अगर यहाँ होगा तब किसी के पीछे इसकी छाया ये बनेगी, है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि ये 4√3 ये 4 है। आपसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछा, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बेटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आपका उन्नयन कोण आ जाएगा। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि जब कभी भी त्रिभुज में जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात या तो 1/√2 गुना होता है, या तो बेटा उसका अनुपात होता है 1√3 और 2, ठीक है। 2 ही अनुपात होते हैं, और त्रिकोणमिति में तीसरा पूछे नहीं जाता। तो इसमें मैंने बताया था कि जो अगर तो कोई दो भुजाओं का अनुपात जो है √3 गुना आ रहा है, तो मतलब जो उसमें जो बड़ी भुजा है उसके सामने 60 होगा, छोटी भुजा के सामने वाला कोण 30 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर, बढ़े बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन। बताओ भैया क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा। कमेंट करो भैया, कमेंट रुकने नहीं चाहिए आंसर के, है ना। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके, क्या आंसर होगा। नहीं आ रहा क्या, चलो देखते हैं भैया। आपको पता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर कोई दो बिंदु x1, y1, ठीक है, एवं x2, y2 हैं, तो इनके जो बीच की जो दूरी होगी d बराबर वो होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आपको जो दो बिंदु दे रखे हैं वो है 2,3 और ये है -2,3, ये दो बिंदु दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि भैया क्या है। तो सबसे पहले x2 - x1 किसी को भी किसी से घटा लो, तो 2 माइनस, अब अगर हम यहाँ पे रखें तो मिल जाता 2 - 2, यानी कि 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो भैया 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपका मिल जाएगा √ ये को क्या हो जाएगा, देखो 2 - 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा बेटा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4। √16 का जब रूट निकालोगे तो ये आंसर आएगा 4। रूट के बाद बेटा दो वैल्यू हमेशा आती हैं, प्लस और माइनस, लेकिन दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए आंसर आपका होगा 4, ठीक है। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको जो है ना, जिस बच्चे को भी आ रहा है तो एक बार कमेंट करो। मैं आपको इसमें 15 सेकंड का समय देता हूँ, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तो 15 सेकंड आपके पास समय है, जल्दी से आप कमेंट करो आंसर, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। ओके, चलो ठीक है बेटा। तो बताते हैं भैया कैसे निकालते हैं। देखो एक चीज होती है, किसी भी द्विघात समीकरण में एक विवेचक या विविक्तकर होता है। विविक्तकर या विवेचक जो d का मान होता है वो होता है b² - 4ac। ये b² - 4ac कहाँ आया, अगर कोई इक्वेशन, कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो ये b है और ये ac है, ठीक है। तो ये होता है अगर ये विविक्तकर होता। अब ये विविक्तकर की 3 कंडीशन होती हैं, b² - 4ac, या तो बेटा ये बराबर 0 के होगा, ठीक है, b² - 4ac, या तो ये 0 से बड़ा होगा, और b² - 4ac ये 0 से छोटा होगा। 3 कंडीशन होती हैं इस विवेचक की, ठीक है। अगर 3 कंडीशन में से
कोई भी एक, अब इन तीनों कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन बेटा कब होगी, जब दोनों मूल बराबर हों, दोनों मूल या शून्यक बराबर हों। ठीक है, ये होते हैं वास्तविक और बराबर होते हैं। अगर ये 0 से बड़ा हो तो यहां पे जो शून्यक यानी कि जो मूल हैं वो वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अगर ये विवेचक या विविक्तकर जिसे कहते हैं 0 से छोटा है तो बेटा इसमें क्या होता है, ये मूल काल्पनिक होंगे, यानी ऐसे मूल की कल्पना ही नहीं की जा सकती, काल्पनिक होंगे, कुल मिला के ये होंगे ही नहीं। ठीक है, काल्पनिक होंगे। तो यहां पे बेटा आपको कंडीशन की मूल बराबर है, तो बराबर की कंडीशन बेटा क्या है, ये है, यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पे बेटा ए की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, ये यहां पे होता है एक्स स्क्वायर से कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा, यहां पे बेटा ए बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है इस इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद बेटा बी बराबर क्या है, प्लस बी एक्स, तो बी की वैल्यू है माइनस पी, तो बी की वैल्यू बेटा माइनस पी दी गई है, और सी बराबर दिया गया है बेटा 4। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू हमें यहां पे रखनी है, तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि हमें मिल जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए और सी, ए की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 4 बराबर 0। तो यहां से बेटा हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 16 बराबर 0। तो यहां से बेटा हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर बराबर 16 मतलब प्लस माइनस 4। ठीक है, सॉरी, पी बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4। क्लियर बेटा सभी को, यहां से हमें मिलेगा p बराबर प्लस माइनस 4। किसी भी संख्या के जब आप वर्गमूल निकालते हो तो उसमें दो संख्या मिलती हैं प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ रहा है, ये 3 कंडीशन आपको पता थी कि नहीं पता थी? अगर नहीं पता थी तो आप देख सकते हो कि किसी भी द्विघात समीकरण में जो विविक्तकर यानी d बराबर d जो होता है, ये होता है 20 माइनस 4ac, ये अगर 0 से बराबर है तो मूल बराबर होते हैं, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, अगर 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो कभी कभी इस क्वेश्चन में इस तरह से भी बन जाता है कि आपको एक इक्वेशन दी होगी और पूछा जाता है कि मूल्यों के गुण बताओ या मूल्यों के गुणधर्म क्या है। गुणधर्म का मतलब यही 3 चीजें में से कोई एक चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलो क्लियर बेटा सभी को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लासा क्या होगा? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई 2 या 3 जो भी जितनी भी संख्याएं और सभी संख्याएं अभाज्य हैं तो उनका लासा हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होता है और उनका जो मासा होगा वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, हमेशा अभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक होता है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा और अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों अभाज्य है तो लासा पूछा है तो लासा इनका गुणनफल यानी कि ए इंटू बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? जिन बच्चों की बातें नहीं पता है वो नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही पूछे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। मॉडल पेपर डिस्कशन में हमने देखा कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान से थे, ज़्यादा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके कोर्स से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो, ऐसे कुछ नहीं थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान क्या होगा? बताओ भाई, ये तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा ये आंसर कमेंट करे। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति के पूरक कोणों से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ भाई आंसर। भाई कमेंट रुकने नहीं चाहिए, सभी बच्चा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, कमेंट जरूर करो कि भैया इसका क्या आंसर करेक्ट होगा, बताओ। तो देखो यहाँ पे tan 10 दिया गया है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है tan 10 डिग्री, ठीक है, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो यार ये बताओ, ये जो tan 18 है या tan 75, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cot tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 75 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह tan 80 को क्या लिख सकते हैं, cot
10 डिग्री लिख सकते हैं। और आपको पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इनका गुणनफल हमेशा 1 आता है। तो भैया tan 10 इंटू कॉट 10 1 आ जाएगा, tan 15 इंटू कॉट 15 1 आ जाएगा। तो 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। तो ऑप्शन डी सही होगा। एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, tan और कॉट में बड़ी ट्रिक बता रहा हूं कि जितने भी कोणों का सम 90 मिलता जाए। जैसे कि ये 10 है, 10 और 80 क्या बन रहा है 90, 15 और 75 क्या बन रहा है 90। तो जो जो 90 बनते जाए उनको काट के 1 लिखते जाओ, वो 1 हो गए, उनका गुणनफल 1 हो गया। तो ठीक है, तो 10 और 80 मिलकर 90 बन गए, 90 मतलब 1 हो गया। उसी तरह 10 15 इंटू 10 75, 75 और 15 कितना होता है 90। तो ये इनका भी गुणनफल 1 आएगा। ठीक है, ऐसे जितने भी हैं, जितने भी आपको कोण मिलेंगे tan के साथ, उनमें यही लागू होगा। जिनके कोणों का योग 90 हो गया तो उनका गुणनफल जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जो इनका इसका आंसर बेटा कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 1। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो भैया द्विघात समीकरण होता क्या है, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसके चरों की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण या द्विघात कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसमें से बताओ भैया द्विघात कौन है। अब अगर हम इसकी बात करें, यहां पे दे दिया है क्यूब। अब यहां पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि क्यूब कर दिया है, तो यानी कि यहां पे जो इस वाले समीकरण की बात करें तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी 3 आ रही है, तो ये तो द्विघात समीकरण हुआ नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे x² माइनस √2 है, यहाँ पे चर की अधिकतम घात है 2, तो ये वाला बेटा हो जाएगा आपका सही। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की कि 3x² है प्लस 2 है इक्वल टू है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस पक्ष को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमको मिल जाएगा x², यहाँ पे भी एक टर्म मिल जाएगा। तो यानी कि ये भी द्विघात समीकरण बन रहा है। इसका मतलब पता क्या, अगर ये इस तरह से लिखा गया होता, अगर ये इस तरह से लिखा गया होता तो फिर ये नहीं होता। देखो ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि x की घात यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। क्योंकि हम इसको 1/x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 लिखते हैं। तो x की घात अगर ऋणात्मक हो रही है, x की घात अगर भिन्न हो रही है, तो ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं कहलाता, यानी ये बहुपद ही नहीं होते हैं। जब ये बहुपद नहीं होंगे तो द्विघात तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये तो बेटा बहुपद ही नहीं है, तो ये तो हट गया। अब बेटा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे √2x होगा पूरा, यानी x जो है रूट के अंदर होना चाहिए। अगर x रूट के अंदर तो ये नहीं होगा, फिर आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नहीं, एक मिनट, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक मिनट, देखो ये द्विघात समीकरण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें 3x² इसमें जो है कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसमें जो 3x² है कैंसिल हो रहा है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये वाला जो पक्ष है बेटा क्या मिल जाएगा, 3 × 9 प्लस x² माइनस 6x, ये मिलेगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 × 27 प्लस 3x² और माइनस का 3x। अब देखो यहाँ पे भी 3x², यहाँ तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल। तो यानी कि जो x की घात 2 है वो तो होगा ही नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। अब जब खत्म हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण ये नहीं बचेगा। तो मतलब इसका आंसर ये है, इसका आंसर जो है ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये चीजें बहुत ध्यान देनी है, यानी कि जैसे ही आपको मिल रहे 2 ऑप्शन तो दोनों के फिर इसको चेक कर लो तोड़ के कि भैया इसमें x² बच रहा है कि नहीं बच रहा है। पता चले x² ही खत्म है, जैसा कि यहाँ पे हुआ 3x² से 3x² कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो भैया ये द्विघात समीकरण बचा नहीं, क्योंकि अब ये बन गया एक घात समीकरण, यानी रैखिक समीकरण। एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बेटा कौन सा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, क्लियर? और यहाँ एक चीज और है, सिर्फ ये मत देख लेना कि भैया x की घात 2 है। अगर यहाँ पे कोई भी अदर पद, आगे वाले पद में अगर x की घात ऋणात्मक हो रही है या x की घात भिन्न हो रही है तो वो बहुपद ही नहीं रहेगा। जब बहुपद ही नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में एक चीज ध्यान रखना कि जो x की घात है वो ऋणात्मक और भिन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे दें, अगर हम लिख दें x² प्लस √x प्लस 3, तो ये है, ये द्विघात समीकरण है, ये नहीं है क्योंकि √x लिख दिया। √x का मतलब पता क्या होता है,
रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2। अब जब घात भिन्न में आ गई तो ये बहुपद ही नहीं बचा। ये बात ध्यान देनी है ना। चलो कि एक्स की घात जो है ना ऋणात्मक और भिन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। अब यार किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना वो होती है a√3/2। क्या होती है? a√3/2। तो भुजा दे रखी है बेटा 12, तो आपका आ जाएगा 12√3/2 यानी कि 6√3। ठीक है, 6√3 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? 6√3। जितने भी बच्चों का 6√3 है, वेरी गुड, बधाई हो आपको। ठीक है, वो तो बताओ भैया एक बार, क्वेश्चन में मजा आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन बिल्कुल यही लेवल है। मैंने जब आपसे मॉडल पेपर डिस्कशन जब करा रहे थे तो मैंने बताया था देखो क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, तो ये हम उससे थोड़ा सा ऊपर ही लाए हैं, उससे नीचे का लेवल नहीं लाए, क्योंकि वो था मॉडल पेपर सॉरी। ठीक है, वो क्या था बेटा? मॉडल पेपर था। और मॉडल पेपर का मतलब था कि आपको लगभग सिलेबस और पैटर्न का पता चलता है, उससे जो है ना क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा नहीं पता चल पाता। तो मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है ना ठीक ठाक हम लोग लेकर आए हैं, उससे थोड़ा ऊपर ही है, उससे नीचे के लेवल के क्वेश्चन नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े भैया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो हो गया भैया 6√3 है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये है कि भाई -10, -6, -2, 2 से 34 पे आए। 34 में पदों की संख्या क्या है? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें पदों की संख्या क्या है। ये 34 तक है, ये सीरीज जो है 34 तक है। इसका मतलब क्या है? अंतिम पद ये है, प्रथम पद ये है, इनका जो सार्वंतर है बेटा वो है आपका +4। तो अब बताओ भैया, अब तो आंसर कमेंट कर सकते हो। बताइए भाई, इसमें इस श्रृंखला में, ये एक समांतर श्रेणी है, श्रृंखला में पदों की संख्या कितनी है? ठीक है, बताओ भाई कितनी है पदों की संख्या? आपको पता है, आपको जानते हो कि भैया nवां पद जो आपका होगा वो आपका होगा a + n-1 × d, ये होगा। ठीक है, अब nवां पद आपको दिया गया है 34, जो कि बराबर होगा 34 प्रथम पद यानी कि -10 प्लस n-1, n की वैल्यू निकालनी है, d आपको बेटा दिया गया है +4। +4 देखो, -6 से जब -10 घटाते हो तो +4 बचता है। ठीक है, घटा के देख लो, -6 से -10 घटाओ तो बेटा -6 + 10 बचेगा, जो कि आपका आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा रख दिया 4, और -10 यहाँ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 44 बराबर n-1 × 4। तो n-1 बराबर आ जाएगा 11, तो n बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो n बराबर बेटा क्या आ जाएगा? 12 आंसर आपका बी करेक्ट आंसर है। तो देख लो, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है यार, इनमें 1 नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं, कोई भी ऐसा लॉजिक सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया फिर इसी बात पे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या है? ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या है? हम जानते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद ax² bx + c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है, तो द्विघात के शून्यकों का योग हम मान लेते हैं 2 शून्य, उसके अल्फा बीटा हैं, तो ये हमेशा आते हैं -b/a। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हमेशा होता है -b/a, जहाँ पे b और a, यहाँ पे x और x² के गुणांक होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें बताना, तो सबसे पहले यार इसको इस फॉर्मेट लिख दो, x से गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2x², फिर आ जाएगा -5x और -3। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या मिल रहा है, ये आपकी वैल्यू है a की, ठीक है, -5 आपकी है b की वैल्यू, और -3 है आपकी c की वैल्यू। तो वही यहाँ पे रखना कि तो भैया अल्फा + बीटा बराबर क्या रहा? माइनस b की वैल्यू क्या? b की वैल्यू बेटा -5 है, तो रख दोगे यहाँ पे -5 अपॉन a की वैल्यू बेटा क्या है? 2 है, 2 रख दोगे तो आपका आंसर जो है बेटा आ जाएगा 5/2। तो शून्यकों का योग क्या आ जाएगा? 5/2 आएगा शून्यकों का योग। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है डी सही हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, आपको पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। ठीक है, अब इसमें से अगर इनके 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उनका योग होता है -b/a, जहां पे b जो है बेटा x का गुणांक होता है और a जो है x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो x², तो यहां पे हम रख देते हैं
बी बेटा, बी की वैल्यू बेटा क्या है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, -5 है, और सी की वैल्यू -3 है, और ए की वैल्यू 2 है। तो बस वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर सभी को। आगे बढ़ते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई कि 1 + 2 + 3 + n बराबर है, ये जोड़ना है। जोड़ने में आपको पता कि भैया किसी भी समांतर श्रेणी का जो योग होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब जरा इसमें देख के बताओ कि प्रथम पद a है और सार्वंतर भी कितना हो रहा है, a हो रहा है, बस मान रख देना है। तो ये आपका आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 + n - 1 × 1, तो आ जाएगा n - 1, ठीक है। 2 से 1 घटा दो, 1 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा n × n + 1/2, ठीक है। और ये फॉर्मूला बेटा सभी को याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा n प्राकृत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा होता है n × n + 1/2, ये याद होना चाहिए सभी को। तो n × n + 1/2 कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन है, तो सी आपका हो जाता है करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ रहा भैया कि नहीं आ रहा है, कमेंट करते रहिए भाई, समझ में आया है कि नहीं आया। तो बहुत ही आसान सी चीज़ यार, समझने में क्या दिक्कत थी, फॉर्मूला पता था, ठीक है। n/2, एक का मान क्या, एक क्या होता है, प्रथम पद, पहला पद आपका 1 दिया गया है तो हमने 1 रख दिया, 2 × 1 2 हो गया। n - 1 d की वैल्यू भी 1 है बेटा, तो 1 से किसी संख्या में गुणा कराओ, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। 2 से 1 घटा दो, बचा 1, और n का n + 1 बचा, ये n/2 पहले से था, आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर बेटा। चलो बड़े भाई आगे आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल तो भाई अपना अगला क्वेश्चन ये है कि भाई समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना। अब ये तो मैं चाहूंगा सब बच्चे कमेंट करो। मैं समांतर श्रेणी के 2 क्वेश्चन लगातार अभी करा के आ रहा हूं, अब तीसरा क्वेश्चन जो है ना, अब आपको आंसर बताना है, तो जल्दी से भाई आंसर कमेंट करो। बहुत बेटा आसान सा क्वेश्चन है यार ये, है ना, कि 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है यार, ठीक है। चलो हिंट दे देते हैं भैया, ये आपका प्रथम पद है, सार्वंतर आपका प्लस का 3 आ रहा है, कौन सा पद 88, मान लेते हैं nवां पद 88 है, तो nवां पद 88 है तो भैया an बराबर 88 दे दिया गया है, और ये हम जानते हैं ये होता है a + n - 1 × d के बराबर। तो यहाँ पे बात करते हैं भैया 88 बराबर आएगा, a पहला पद है 1 + n - 1 पूछा गया है, d आपका कितना है 3 है, 1 भैया इधर आ जाएगा, हो जाएगा 87, तो n - 1 बराबर आ जाएगा 87/3 मतलब 29, तो भाई n बराबर आ जाएगा 30। बताओ कोई कुछ टफ, तो 30 इसका करेक्ट आंसर है ना। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है यार ये, बिल्कुल। अब ये समझ लो कि आपके 50 नंबर तो बिल्कुल सॉलिड हो गए, ये आप बिल्कुल करके आओगे, ठीक है। जितने भी मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा ना MCQ की, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा आपका, और प्रैक्टिस सेशन में अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, लगभग 3-4 सेशन तो करा दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें से बाहर अगर आ जाए तो बता दियो, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसी में से हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही है, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, बट ये है कि आप कर पाओगे, अगर आपने वो सेशन अटेम्प्ट कर लिए तो आप कर पाओगे क्वेश्चन, ये गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, कह रहा कि भाई बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित होता है, बताओ भाई किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखो चतुर्थांश क्या होते हैं, ये होता है आपका ग्राफ जहां पे ये x एक्सेस होता है, यानी x अक्ष कहते हैं, और ये होता है आपका y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ बेटा होता है प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस आएंगे, यहाँ पे बेटा x माइनस हो जाता है, x माइनस हो जाएगा, y पॉजिटिव रहेगा, यानी ऊपर y पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव। अब यहाँ पे इन दोनों में y नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे x भी नेगेटिव रहेगा, तो माइनस कॉमा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बेटा आता है प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, दोनों बेटा नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, तो तृतीय पद इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो तृतीय पद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल आसान सा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। अभी जस्ट हम 1 से लेके n तक प्राकृत संख्याओं का योग देखा, क्या था कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है, n × n + 1/2, यही तो होता है भैया।
तो यहाँ पे देखना कि प्रथम 100, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 100 तक गए, 1 से लेके 100 तक, तो 100 गिनती होगी। नहीं अगर पता है तो 100 आप निकाल भी सकते हो कि कितने पद हैं। 100 माइनस 1 99/1 प्लस 1 100 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा 100 गुणा 101/2। ठीक है, 100 प्लस 1 101, 2 से काटा आ गया 50। आंसर बेटा आपका आ गया 50/50। क्लियर। दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका ये है भैया, आप फार्मूला लगा सकते हो s बराबर 2a n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा सकते हो। आपको देखो d पता है, सॉरी d नहीं पता है, हाँ d पता है क्योंकि प्राकृत संख्याओं का सार्वंतर हमेशा 1 होता है कि 1 2 3 4 इसी तरह संख्याएं होती हैं। अब इनमें से d तो 1 हो गया, प्रथम पद भी हो गया 1, तो इससे 100 कौन सा पद होगा निकाल सकते हो, 100वां पद आ जाएगा। ठीक है, बस हो गई कहानी आपकी। ठीक है बेटा, तो ये थे अभी तक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ। तो ये बेटा रहा आपका पहला क्वेश्चन जो है लघु उत्तरी। ठीक है, कैसे करना है बताओ भैया। इसका आंसर क्या होगा, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बताना है आपको। कैसे बताओगे, देखो यहां पे क्या है कि हम जानते हैं, देखो अगर यहां पे क्या है हल करना है इसको आपको, तो क्या लिखोगे, है ना। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग। अब बेटा शून्यक अगर है अल्फा प्लस बीटा तो उनका योग बेटा क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है। -b/a, जहाँ पे मैं बता चुका हूँ b जो है वो x का गुणांक होता है, a जो है x² का गुणांक होता है। ठीक है, उसी प्रकार शून्यकों का द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल बेटा, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a, जहां पे c जो है वो अचर पद होता है और a आपको पता ही है क्या होता है, x² का गुणांक। ये दोनों चीजें हमें पता है। हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इनके जो शून्यक हैं वो अल्फा बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर क्या होता है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा हमें इंडिविजुअल के नहीं, अलग अलग नहीं पता है, तो हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन दोनों के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, इसे बेटा लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, हम इसे ये लिख सकते हैं, और जब ये लिख दिया तो हम इनके मान निकाल सकते हैं। तो भैया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की मान क्या है, यहाँ पे लिख दो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा का मान रखने पर तो ये हमें मिल जाएगा भाई -b/a का होल स्क्वायर -2 × c/a। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये इसे हम अब सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो हल करने पर बेटा हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आगे आते हैं, ये मिल जाएगा b² ठीक है -2c/a। तो यार ऊपर नीचे हम अगर a से गुणा कर दें तो नीचे हर इसके बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं भैया b² -2ac/a²। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, कुछ भी ऐसा टफ नहीं था, बस ये था हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का मान पता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के पदों में जो पद लिख दिया, मान रखा, आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर बेटा सभी का, है ना। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। देखो ये इसको जब ओपन करोगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, कैंसिल आउट हो गए, बचा यही। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको अच्छा लग जाए। ठीक, क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि tan a प्लस tan b अपॉन cot a प्लस cot b बराबर tan a tan b है। ये सिद्ध करना है हमें। तो भैया कैसे सिद्ध करोगे, एक बार देखते हैं इसे। हल
देखते हैं भाई कि यहाँ पे लिखा हुआ ये, तो हम लिख सकते हैं कि जब भी सिद्ध करने वाली बात हो तो हम लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, बायां दायां जो आपको आसान लगे, ठीक है, बायां पक्ष लेने पर अब बायां पक्ष बेटा है क्या आपका, बायां पक्ष है आपका ये क्या, tan A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B, ये है आपका बायां पक्ष। अब हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं क्या, अब इनको हम लोग तोड़ लेते हैं साइन और कॉस में, क्योंकि tan बराबर क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस होता है, तो वही लिखते हैं यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, यहाँ tan ए को, क्लियर, प्लस tan बी को बेटा लिखते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक, अपॉन यहाँ पे इसको लिखते हैं कॉट वाले को, क्या कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो हम लोग लिखते हैं इसे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, चूंकि tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस एंड कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है, इसलिए क्लियर हुआ बेटा यहाँ पे, है ना। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऊपर इधर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम जब लोगे तो बेटा ये नीचे गुणा हो जाएगा और इनका आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन ए, साइन ए का गुणा होगा है कॉस बी के साथ, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस साइन बी कॉस ए, यानी कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, और अपॉन में बेटा ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी। उसी तरह बेटा क्या हो जाएगा, उसी तरह आपका हो जाएगा, इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और हर इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए सॉरी कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा नीचे जाके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ये दोनों टर्म हैं बराबर, देखो साइन ए कॉस बी है, तो यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी है प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये दोनों टर्म बेटा यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और ये चला जाएगा ऊपर, तो हमें बेटा यहाँ आगे मिल जाएगा साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो इसे हम बेटा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए गुणा साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो हम जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, tan बी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan ए tan बी, ये बराबर देखो आपका आ गया RHS, यानी कि दायां पक्ष के, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, ये लघु उत्तरी क्वेश्चन होगा, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्वेश्चन कि भाई एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया है चतुर्थांश, चतुर्थांश होता क्या है, चतुर्थांश बेटा आपका होता है ये वृत्त का चतुर्थ यानी वृत्त का चौथा हिस्सा, तो वृत्त का चौथा हिस्सा है तो बेटा ये 90 डिग्री होता है, और ये जो परिमाप है, ठीक है, यहाँ पे परिमाप का मतलब समझ रहे हो, परिमाप का मतलब क्या होगा, चतुर्थांश का जो परिमाप होगा वो बेटा ये होगा, चतुर्थांश का जो परिमाप होगा वो ये होगा, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री के चारों ओर, अभी चतुर्थांश है तो बाउंड्री के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो एक चाप बन रहा है, अगर हम मान लें ये एक है ए बी सी, तो यह ए सी और ए बी तो इसकी त्रिज्याएं हो गई, और ये जो बी सी आर्क है, बी सी चाप है, ये चाप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिख सकते हैं
हल। यहां पे बेटा हम लिख सकते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप जो होता है बेटा क्या होता है, ये रेडियस आर और ये रेडियस आर यानी कि 2r प्लस ये क्या होता है, ये एक वृत्त की परिधि का चौथा हिस्सा है और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन 4, तो यह आ जाएगा आपका पाई आर बाई 2। ये आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप होता है ये आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि हम जानते हैं ये, ठीक है। अब हमें ये दिया गया है बेटा क्या, ये परिमाप है 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से r का पता लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ की भैया 2r प्लस पाई के मान रखते हैं 22/7, ठीक है, और इंटू r बाई 2, ये बराबर आपके है किसके, 25 के। ये 25 दिया गया है वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप, जो कि है आपका 25 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नीचे देखो ये क्या हो रहा है, 7 दूना 14 हो रहा है, तो अगर हम r को कॉमन ले लें अंदर तो हमें क्या मिल रहा है, 2 प्लस 22/14 बराबर आ रहा है आपका 25, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर हम इनको जोड़ें तो जोड़ने पे हमें देखो क्या मिल जाता है, ऊपर ये 14 28 28 और 22 50/14, तो ये बेटा मिल जाएगा बेटा 50/14 बराबर 25। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, 25 दूना 50 और 14 जाएगा इधर, 2 से काटा 7, तो 7r बराबर 1, तो r बराबर मिल जाएगा 7। तो भैया रेडियस जो है वो आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, नहीं त्रिज्या चतुर्थांश की जो है वो 7 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, हम एक चीज और जानते हैं कि भैया क्या जानते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। पाई आर बाई स्क्वायर बाई 4 होता क्यों होता है, क्योंकि 90 डिग्री बनाएगा, चतुर्थांश 90 डिग्री बनाएगा। एक तो यहाँ पे दे दिया गया चतुर्थांश का मतलब चौथाई हिस्सा, तो पूरा का पाई स्क्वायर तो चौथाई हिस्सा पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। बस मान रख देते हैं हम, मान रखेंगे तो क्या, पाई की वैल्यू है 22/7, त्रिज्या जो है आपकी 7 है, गुणा 7 है बटा 4 है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से कैंसिल हो गया 2, तो 11 से 70/2 आपका आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर बेटा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि चतुर्थांश का जो परिमाप होता है वो होता है 2r प्लस पाई आर बाई 2, ये नोट कर लो अपनी कॉपी में। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो बेटा आपका होता है 2r प्लस पाई आर, ठीक है, 2r प्लस पाई आर, ठीक है। उसी तरह चतुर्थांश का होता है पाई आर बाई 2 प्लस 2r। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये है अगला क्वेश्चन हमारा कि एक 60 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। चलो देखते हैं भैया। तो देखना यह है कि भैया 2 समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं आमने सामने, और ये जो है एक चौड़ी सड़क है, ये एक चौड़ी सड़क है, इसके अगल बगल लगे हुए हैं, ठीक है। एक 60 मीटर चौड़ी सड़क है और ये पूरी जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो बेटा आपको दे रखी है 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर चौड़ी सड़क है। क्लियर, हाँ आगे बढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से, हम मान लेते हैं कोई सड़क पर एक बिंदु आ गया, ये बिंदु है। अब इस बिंदु से यहाँ और इस बिंदु से यहाँ, ठीक है, इस बिंदु से यहाँ और इस बिंदु से यहाँ 2 कोण बन रहे हैं जो क्रमशः 30 और 60 के। तो हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दूरी भी बतानी और ये ऊंचाई बतानी। तो हम मान लेते हैं ये 2 बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। खंभा ये एक AB लगा हुआ है और दूसरा खंभा ये CD लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रचना से, खंभा 2 खंभे AB एवं CD हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो BD है और ये बिंदु A पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद हम करेंगे हल इसका। हल में लिखते हैं भैया कि माना खंभों की ऊंचाई
खंभों की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर H है। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कहाँ पे दिया है। ठीक है, दिया है सड़क की चौड़ाई क्या है, BO प्लस OD बराबर 60 मीटर या BD बराबर 60 मीटर। ठीक है, इसे लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि त्रिभुज ABO में जो कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिख सकते हैं भैया क्या दिया है, ये 30, इन दोनों में संबंध निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहां से मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, tan 30 बराबर tan 30 डिग्री बराबर क्या मिल जाएगा, खंबे की ऊंचाई लंब बटा आधार, तो AB बटा BO। ठीक है, तो यहां से यार हम BO निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये BO बराबर आपका आ जाएगा, BO बराबर आ जाएगा AB अपॉन tan 30, AB अपॉन tan 30। ठीक है, तो BO बराबर बेटा क्या आ जाएगा, BO बराबर आपका आ जाएगा AB, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होता है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा AB√3। क्या मिल जाएगा, AB√3। ठीक है, यहां से लिख लेते हैं BO की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बेटा, AB√3। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ये CDO में, त्रिभुज CDO में बेटा क्या हो रहा है, tan 60 बराबर बेटा क्या है, CD अपॉन OD। दिख रहा है ना भाई, CD अपॉन OD हो रहा है। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, √3, और CD की वैल्यू हमने मानी थी H। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं AB की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, H लिख देंगे। ठीक है, AB H है तो यहाँ पे H √3 आ जाएगा। ठीक है, तो √3 H अपॉन OD आ गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो लिखते हैं H, तो OD बराबर बेटा क्या आ जाएगा, OD बराबर आ जाएगा H अपॉन √3। आएगा कि नहीं आएगा, देखो OD √3 बराबर H, तो OD बराबर H अपॉन √3। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि क्या पता है भाई, कि BO प्लस OD बराबर 60 मीटर है। यहाँ पे लिखते हैं BO प्लस OD बराबर है 60 मीटर। तो BO और OD की हम वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो BO की बेटा वैल्यू है H √3 प्लस, अब OD की वैल्यू है H अपॉन √3, तो H अपॉन √3 बराबर 60। ठीक है, ये आ गई आपकी 60। तो यहां से हम H का मान निकाल सकते हैं, तो H का मान क्या जाएगा, हम इसमें ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3H, ये हो जाएगा H, तो आपका आ जाएगा 4H बराबर √3 60 √3, तो H की बेटा वैल्यू आ जाएगी 15√3। क्या आ जाएगी बेटा, 15√3। तो यानी जो खंबे की जो ऊंचाई है वो आपकी आ गई 15√3। ठीक है, 15√3। अब यहां से हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, BO अगर बेटा निकालनी है तो BO बराबर बेटा क्या आ जाएगी, BO बराबर आ गई H √3, मतलब 15√3 गुणा √3, तो आपकी बेटा कितना रहेगी, 45 मीटर। यानी कि BO, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपकी कितनी आ जाएगी, 45 मीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अपने आप कितनी आ जाएगी, 15 मीटर आ जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप यहां से निकाल लो, यहाँ पे H की वैल्यू रखो, यहाँ पे H की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 15√3 बटा √3, तो कैंसिल आउट हो गए, बराबर 15 मीटर। तो यानी कि जो जो आपसे पूछा गया आपने सभी चीजें निकाल ली। ये प्रश्न था आपका दीर्घोत्तरी का 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका दीर्घोत्तरी का था। क्लियर।
तो देखो बहुत ही आसान सा था, आपने इस तरह से फिगर बना लिया। सबसे बड़ी बात इसमें होती है त्रिकोणमिति की जो हाइट एंड ऊंचाई दूरी है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है अगर आपने फिगर सही बना लिया। फिगर बिल्कुल इजी दिया था, दो खंबे थे, एक सड़क के दोनों किनारे थे, सड़क में किसी बिंदु पर इनके जो उन्नयन कोण थे वो 30 और 60 डिग्री थे, बस बन गया भैया। तो दो त्रिभुज थे, इस त्रिभुज से हमें ये मिल गया, दूसरे त्रिभुज से ये मिल गया, दिया हमें ये गया तो हमने वैल्यू पुट कर दी, एच आ गया, एच आ गया तो यहाँ से भी बी ओ आ गया, यहाँ ओ डी आ गया, सारी चीज़ें आपकी निकल आई। ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। चलो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लघु उत्तरी क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भैया समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जल्दी से बेटा कमेंट कर दो, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ यार। बताओ भैया, जल्दी से कमेंट कर दो क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद हम आपको इसका बताएंगे हल। ठीक है, तो यहां पे चलो देखते हैं, आपको दे देते हैं 20। देखो लिखने में टाइम लगता है, बट अगर आपको पता है ना कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ आंसर देना है ना। चलो बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। चलो देखते हैं भैया, इसका आंसर देख लेते हैं। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन, ठीक है, समान ऊंचाई, तो हम देख लेते हैं। माना दो बेलनों की ऊंचाई कितनी है, h समान है, तो हम h सेंटीमीटर मान लेते हैं, h। ठीक है, और कह रहा तथा उनके अब आयतन और वक्र पृष्ठ दिए हैं, तो भैया बेलन का जो आयतन और वक्र पृष्ठ होता है वो बगैर त्रिज्या के तो आएगा नहीं, तो बेलन की कुछ त्रिज्या होगी, तो मान लेते हैं कि बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 हैं। ठीक है, R1 एवं R2 है। ठीक है, तो अब क्या है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात, तो बेलन के आयतनों का अनुपात, तो भैया बेलन का आयतन क्या होता है, आप सभी को पता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आयतनों का अनुपात हो जाएगा बेटा पाई R1 स्क्वायर h अपॉन पाई R2 स्क्वायर अपॉन h बराबर जो आपको दिया गया है 9:16, यानी कि 9/16 का। तो देखो यहाँ से h और h कैंसिल हो जाते हैं, पाई कैंसिल हो जाते हैं, R1 अपॉन R2 मिल जाता है यहाँ से। तो यहाँ से बेटा हमें R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर बराबर 9/16 है, तो R1 अपॉन R2 क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, 3/4 मिल जाएगा R1 अपॉन R2 का अनुपात। अब इनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये बेटा अनुपात आपका हो जाएगा 2 पाई, वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो आर की जगह R1 रखना है, 2 पाई R2H, तो ये निकालना है। तो यहाँ से बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गए, तो R1 अपॉन R2 क्या हो गया, 3/4 आ गया। तो R1 अपॉन R2 यानी वक्र पृष्ठों को क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो R1 अपॉन R2 के बराबर होगा, जो कि दिया है आपको 3:4। तो यहाँ पे बेटा आंसर हो जाएगा कि उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 3:4। ठीक है, चलो, तो ये था बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम उसके बाद लेकर आएंगे आपका एक 1 शॉट लेक्चर रिवीजन लेकर आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कमेंट जरूर करना, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है,
तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।